हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज की जो वीडियो है वो एक्चुअली प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट है, जहां पे हमने सीखा था कि कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बहुत ही प्यार से हर डिटेल में हर बात बताई थी कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो करते हैं वो क्यों करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज हम लेके आए हैं उसकी नेक्स्ट दो एक्टिविटीज़, यानी इन्वेस्टिंग और उसके बाद में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्चुअली कैश फ्लो में हम कर क्या रहे हैं, हम कैश फ्लो में फ्लो देख रहे हैं कि हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ में हमने पूरे बिजनेस को 3 एक्टिविटीज़ में बांटा है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से पूरे साल कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, सिंपल सी बात है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आते क्या है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स, बस और कुछ भी नहीं आता। यानी कि हमारे फिक्स एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं वहाँ से कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। बहुत हार्ड नहीं है, इसमें अकाउंट्स बनते हैं, जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इनफ्लो की अगर हम बात करें तो हमारे पास पैसा आएगा कब? जब हम सेल करेंगे अपने फिक्स एसेट्स को। तो इसमें आता है, हम लिखते हैं कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ, देखिए कुछ भी आप बेच रहे हो, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, और फिक्स में टेंजिबल इंटेंजिबल से मैं लिख देता हूं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने इंटेंजिबल एसेट्स को बेच देता हूँ, मैंने अपने पेटेंट्स बेच दिए, अपने कॉपीराइट बेच दिए, कभी कभी पॉसिबिलिटी होती है, हमेशा नहीं। तो चाहे मैं फिक्स एसेट्स बेच रहा हूँ, टेंजिबल या इंटेंजिबल किसी भी तरह के, या मैं किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूँ, तो इनको बेच के कैश का क्या होगा? फ्लो आएगा, बिजनेस में पैसा आएगा, इसलिए हम इसको हमेशा क्या करेंगे? ऐड करेंगे, बिकॉज ये हमारा इनफ्लो है। ठीक है, तो कोई भी एसेट्स अगर बढ़ रहा, कम हो रहा होगा, उसकी सेल हो रही होगी, तो हम उसे ऐड करेंगे, उससे पैसा हमारे पास आया होगा। इससे उल्टा जब हमने उसको परचेज किया होगा तो हम बोल सकते हैं परचेज ऑफ, वही सब कुछ टेंजिबल, चाहे वो इंटेंजिबल हो, इवन चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जब भी हम इन्हें परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो ये क्या है हमारा असर? सीधे तौर पे ये हमारा आउटफ्लो है। खरीदेंगे तो पैसा जाएगा ना, तो इसको हम लोग लेस करेंगे। बाकी में और कुछ नहीं है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, पैसा जाएगा आउटफ्लो, बेचेंगे, पैसा आएगा इनफ्लो, सिंपल सी बात है। इसके अलावा हमारी कुछ इनकम्स आती हैं। बेटा देखो, इनकम्स तो बहुत सारी होती है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम में मेनली 2-3 है, मैं आपको लिखवा देता हूं। अगर वो इनकम सारी ऐड होती है, जैसे कि रेंट रिसीव्ड। अब रेंट रिसीव क्यों ऐड हो रही है? रेंट हमें किस पे मिल रहा होगा? जमीन पे। वो जमीन क्या एक तरह से हमारा इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जमीन खरीद रखी है बिजनेस में, उस पर किराया मिल रहा है, तो रेंट रिसीव हो गया। या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उस पर हमें ब्याज मिल रही है, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसमें ब्याज मिलेगी तो इनफ्लो है, पैसा आएगा। या बात करूं तो डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब ऐड होंगे। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर डिविडेंड तो आपने बताया था फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, वो डिविडेंड नहीं है बेटा। हम डिविडेंड दे नहीं रहे, हमको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है हमको? तो हमने किसी और कंपनी में शेयर लगा रखा है, पैसा लगा रखा है, इसलिए हमें उस पर डिविडेंड मिल रहा है। तो ये कोई भी अगर एग्जाम में गिवन है तो ये हमारी इनकम है। कैसी इनकम है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इसके अलावा कोई इनकम हो रही है ना, सपोज करो डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, उसको यहाँ नहीं लेंगे, मेनली ये 3 इनकम लेंगे। तो इससे जो भी आएगा उसको हम बाहर लिख देंगे। या तो देखो बेटा, पॉजिटिव आएगा, इंक्रीज होगा कैसा, या जाएगा तो लिखेंगे कैश फ्रॉम, अगर पॉजिटिव है, या यूज्ड इन अगर नेगेटिव है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर?
तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी छोटी सी है, बहुत परेशान नहीं करेगी आपको। अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, जब क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल आपको समझाऊंगा, वैसे कोई खास प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी आती है नंबर सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या आता है, मैंने बताया था बिजनेस में जहां भी से भी पैसा आता है। बिजनेस में पैसा कहां से आ सकता है, देखो शेयर से आ सकता है, लोन से आ सकता है, डिवेंचर से आ सकता है, हमने क्या कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिए, कैश क्रेडिट हो गए, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये भी बहुत सिंपल एक्टिविटी है, परेशान नहीं करती है आपको, है ना। अगर मैं शेयर्स को, पहले मैं शेयर्स पकड़ता हूँ, शेयर से पैसा आएगा कब बेटा, जब शेयर्स इशू होंगे। ओके, अब शेयर किसी भी तरह के हों, चाहे इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, उससे हमारे पास पैसा आएगा, तो हम लिख सकते हैं कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स। मेरे पास चाहे इक्विटी से या प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करेंगे, भाई पिछले साल ये शेयर थे 10 लाख के, इस साल 12 लाख के हो गए, तो 2 लाख पैसा बिजनेस में आ गया ना, तो ये हमारा इनफ्लो है, इसको हमेशा ऐड किया जाएगा बेटा। ठीक है, और शेयर से पैसा जाता कब है, देखो पहली बात तो शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता। रिडम्पशन का मतलब शेयर्स वापस नहीं करते, हमारा पैसा है। लेकिन बेटा आपने पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में जब 11वीं में थे कि एक प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स होते हैं, रिडीमेबल और नॉट रिडीमेबल। यानी कुछ प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे हैं जिनको हम पब्लिक को वापस कर देते हैं, रिडम्पशन कर देते हैं। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स कम हो रहे हैं, इक्विटी कभी कम नहीं होंगे, ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर्स अगर कम हो रहे हैं तो मानेंगे कि हमने उनको वापस कर दिया, उनका रिडम्पशन कर दिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रेफरेंस शेयर लास्ट ईयर थे 6 लाख के, इस ईयर दे रखे हैं 5 लाख के, तो 1 लाख कहाँ चले गए, हमने पब्लिक को वापस कर दिया। और पब्लिक को वापस किया होगा तो मेरे पास से पैसा चला गया होगा, तो उस केस में उसको आउटफ्लो मानते हैं। तो आप बोल सकते हो रिडम्पशन of equity, redemption of preference shares। अगर प्रेफरेंस शेयर्स के केस में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास से पैसा जा रहा हो, ठीक है, बाकी तो नहीं। और शेयर से पैसा कहाँ आ सकता है बेटा, शेयर से पैसा आता है कभी कभी, आपको याद होगा हम शेयर को इशू करते हैं प्रीमियम पे, है ना। हमने पब्लिक से कहा हमें 2 लाख के शेयर इशू करने हैं 10% के प्रीमियम पे, तो पब्लिक मुझे कितने पैसे दे रही है, 2,10,000। इसमें 2 लाख तो मैंने शेयर को दे दिए, बाकी 10,000 कहाँ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है आप सभी को। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है हमारे शेयर को इशू करते समय, तो उसको भी हम ऐड करते हैं, बिकॉज उससे भी मेरे बिजनेस में पैसा आया होगा, बिजनेस में क्या हुआ होगा, इनफ्लो हुआ होगा। बस इसके अलावा याद रखना शेयर्स को देखना भी मत, और कुछ हुआ ही नहीं होगा इन 3 काम के अलावा। अब आते हैं और पैसा कहाँ से आता है, उधार से, बोरोइंग से। बोरोइंग्स में क्या आ सकता है, देखो डिवेंचर्स आ सकते हैं, लोन आ सकते हैं, है ना। तो इनसे पैसा कब आता है कब जाता है, बस दिमाग लगाओ। डिवेंचर से पैसा कब आएगा, जब डिवेंचर इश्यू होंगे, या लोन से पैसा कब आएगा, जब लोन लेंगे। तो आप सेम लिख सकते हैं कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स। जब भी हम डिवेंचर इशू करेंगे हमारे पास पैसा आएगा, या जब भी हमारा लोन इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन बैंक लोन या एनी अदर लोन, बैंक या एनी लोन, अगर कोई भी लोन आएगा, इन दोनों केसेस में बिजनेस में इनफ्लो होगा, बिजनेस में पैसा आएगा। और पैसा जाएगा कब, देखो बेटा, डिवेंचर्स और लोन एक समय के लिए लेते हैं हम लोग, मैच्योरिटी के लिए लेते हैं। जब मैच्योरिटी खत्म हो जाती है तो वापस करते हैं। तो जब भी आप डिवेंचर को वापस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिडम्पशन करना, उस केस में हमारे पास से पैसा जाएगा। तो आपने कहा रिडम्पशन या रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स एंड लोन। हम अपने डिवेंचर और लोन को जब वापस करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा। सिंपल है, देखो लेंदी सा लग रहा है आपको, लेकिन देखा जाए तो हार्ड नहीं है बेटा, है ना। पहले हमने किस टीम को पकड़ा, पहले हमने शेयर्स को पकड़ा। शेयर्स में 3 ही घटना घटेंगी, शेयर इशू होंगे,
हाँ, एक और शेयर पे आता है। शेयर पे हम डिविडेंड भी देते हैं बेटा, है ना। इसमें और देख लो, हम यहाँ पे डिविडेंड पेड, चलो मैं नीचे लिखवा दूंगा उसको, डोंट वरी, मैं नीचे लिखवा दूंगा। शेयर्स में डिविडेंड भी देते हैं, अभी बात करते हैं। और डिवेंचर्स पे पैसा कब जाएगा हमारे पास से, जब हम इस पर इंटरेस्ट देंगे। डिवेंचर क्यों लेते हैं हम लोग पब्लिक से उधार, कि हम आपको ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। जब भी कोई इंटरेस्ट देंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, हम जब भी इंटरेस्ट देंगे, चाहे वो डिवेंचर्स पे दें चाहे लोन पे दें, उस केस भी हमारे पास से पैसा जाएगा। तो ये पूरी टीम हमारी किसकी है, लोन और डिवेंचर्स की। शेयर्स में और एक आइटम आता है, मैं पहले दिमाग से निकल गया, वो है डिविडेंड। आप जब शेयर लेते हो पब्लिक को, तो आप हर साल उन्हें जो प्रॉफिट बांटते हो वो डिविडेंड है। और डिविडेंड जब दोगे तो जेब से पैसा जाएगा, आउटफ्लो है ना। तो आप डिविडेंड देंगे, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो चाहे प्रपोज्ड हो, ठीक है। तो किसी भी तरह का डिविडेंड है, मैं सिंपल लिख देता हूँ, डिविडेंड पेड, किसी भी तरह का हो, इंटरिम हो, जो हो, हमारे पास से पैसा जा रहा है आउटफ्लो। तो ये नॉर्मली हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है। छोटी छोटी बातें और आती है, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहे हैं, पिछले साल बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 के हैं, इस साल 15,000 के हैं, तो यानी कि हमारे पास पैसा आया हुआ। तो आप लिख सकते हो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, हमारा इनफ्लो है। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो एक मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बात बताई थी बेटा, कि जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी बेटा, कैश हमेशा बढ़ेगा, ध्यान रखना। और जब भी लायबिलिटी कम होगी, कैश कम होगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ऑपरेटिंग के समय यह बताया था। लोन बढ़ रहा है तो पैसा भी बढ़ेगा, लोन को पे कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा भी जाएगा, ठीक। तो बैंक लोन, वो बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है इनफ्लो, बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहे हैं, पैसा जा रहा है आउटफ्लो। कैश क्रेडिट बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, ऐड। कैश फ्लो, कैश क्रेडिट कम हो रहा है, हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है, माइनस। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं बेटा। इसके बाद हमको मिलता है कि हमने पूरे साल में कितना पैसा इंक्रीज या डिक्रीज किया है, तो उसको हम लिखते हैं कैश फ्रॉम या यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज, या तो प्लस या माइनस। कैश फ्लो में जब आपने तीनों एक्टिविटी निकाली, देखो आपके पास तीनों एक्टिविटी आ गई, ए, बी और सी, तो लास्ट में आपने ऐड किया और ये देखा कि पूरे साल में मेरे पास कैश बढ़ा है या कम हुआ है। तो आप लिख सकते हैं नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज। इसमें हम तीनों एक्टिविटी को, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटी को जोड़कर, ए बी सी मतलब आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल, इन तीनों को जोड़कर हमारे पास पैसा बढ़ा है या कम हुआ है, हम थोड़ी सी ये बात देखेंगे। कैश फ्लो की एक सबसे अच्छी बात क्या होती है बेटा, कि कैश फ्लो में आपको आंसर पहले ही पता होता है। कैश फ्लो ही तो निकाल रहे हैं, आपको बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में आपको ये गिवन होता है कि पिछले साल मेरे पास कितना कैश था और इस साल मेरे पास कितना कैश है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो पिछले साल मेरे पास कैश था 100, ओके, और इस साल मेरे बैलेंस शीट में दे रखा है कैश 150, तो कितना इंक्रीज हो गया, 50 रुपये। हम एग्जाम में क्या कर रहे हैं, यही चीज़ निकाल रहे हैं, ये कैश में अंतर कितना आया। तो सिंपल सी बात है, आपको इतना मालूम पड़ गया पूरे साल में कितना कैश पड़ा है, इसमें आप जोड़ दो क्या, पिछले साल का कैश, है ना। हमको मालूम पड़ गया जी पूरा चेंज कितना हुआ है 50, पिछले साल कैश कितना था 100, तो अब कितना होना चाहिए 150। तो जो भी आया है इसमें हम जोड़ते हैं कैश, में लिख नहीं पा रहा, स्पेस थोड़ा आप सुन लीजिए, हम जोड़ते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। हम प्रीवियस ईयर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करते हैं और जो आता है वो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ करंट ईयर, है ना। एग्जांपल लेता हूँ फिर से मैं, कि मैंने कहा पूरे साल मेरा कैश इंक्रीज हुआ मान लीजिए 25 और पिछले साल कैश था 100, तो करंट ईयर में कितना होना चाहिए 125। ये दोनों वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होंगी, 100 भी 125 भी, तो आपका आंसर टैली हो जाएगा।
तो ये 2 वीडियोस में मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट समझाया है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छी तरह समझ आया हो, नहीं आया हो तो फिर बोलता हूँ वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कोई सवाल हो पूछ लीजिए और मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियोस में इससे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, हर एक्टिविटी के इंडिविजुअल और एक साथ क्वेश्चन कराऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अब तक नहीं कर चुके हैं तो, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं बहुत जल्दी मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।